अच्छा जी, केमिकल बॉन्डिंग से पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। और उसमें हमने ये देखा था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, लाइक इफ वी टॉक अबाउट सोडियम, तो सोडियम एटम हैज 11 electrons and it has one electron in its outermost shell or valence shell. Similarly, if we see chlorine element has 17 electrons, वैलेंस शेल में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता है क्या है कि सोडियम स्टेबल नहीं है, क्लोरीन भी स्टेबल नहीं है, बिकॉज दे नीड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर वैलेंस शेल, और या इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है टू गेट स्टेबल। तो सोडियम नीड्स वन इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, whereas chlorine will gain one electron. तो जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स को स्टेबिलिटी अचीव करनी होती है, तो आइदर दे लूज इलेक्ट्रॉन और दे गेन इलेक्ट्रॉन और दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इन doing so, what happens that these atoms of different elements they make a bond with each other, और बॉन्ड बनने की वजह से कंपाउंड बनता है। देखो, अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती तो जो जितनी वैरायटी का हमारे पास कंपाउंड है वो नहीं होता, सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, और एलिमेंट्स तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो कंपाउंड्स है हमारे पास वो बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल, सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। अब सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टीज है, दीज आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट्स। सोडियम मेटल है, क्लोरीन इज अ टॉक्सिक गैस। However, when they combine together to form a sodium chloride compound, तो सोडियम क्लोराइड इज अ टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट जो हम रोज खाते हैं। तो जब एलिमेंट्स डिफरेंट कंबाइन होते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टीज इंटायरली डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो केमिकल कंबाइन होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में जो कंबाइन होते हैं उनकी भी डिफरेंट वेज होते हैं, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग आ जाती है। तो हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग की। नंबर 1 इज आयनिक बॉन्डिंग, देन कोवेलेंट बॉन्डिंग, एंड द लास्ट वन इज मेटेलिक बॉन्डिंग। तो बारी बारी इन सबको देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इन सब पे, ये भी देखते हैं। अंजला, इफ यू नीड टू आस्क एनीथिंग, आप हैंड रेज कर देना, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको। ठीक है जी। So starting from ionic bonding, ionic bonding basically takes place between metals and non-metals. अब आयनिक बॉन्डिंग जो होती है, देखो ये रिवीजन क्लास है तो थोड़ा सा हम स्पीड में पढ़ेंगे और कुछ चीजों को जल्दी जल्दी देखेंगे और इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे जो जरूरी हैं। अच्छा, नहीं हिबा, अगर जिस आपने ये पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली आपको आता है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास थी जो मिस कर गए थे टॉपिक या जो भूल गए हैं, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि केमिकल बॉन्डिंग दोबारा देखना है, रिवीजन करना है, तो ये सिर्फ उनके लिए क्लास है। तो बाकी जो जिनको आता है दे में लीव। जी हंजला बोलो। और मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मैं तो आपको पुराना स्टूडेंट हूँ, मैंने एक क्लास ली थी पहले आपके साथ, तो ये दोबारा लेना जरूरी है कि नहीं? Anjala, I just told you those students who have already taken the class, those who know the chapter very well, are not supposed to take the class. आप जा सकते हो, इट्स ओके। ठीक है, सिर्फ उनके लिए क्लास है जो जिनको जो स्ट्रगल कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिनको प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वो रुके। बाकी आप लोग जिनको आता है, देयर इज नो नीड। ठीक है, चलो। अब आयनिक बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। What happens, a metal in order to achieve stability, metal atoms they lose electron। अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप 1 के मेटल्स की, जैसे सोडियम है या पोटेशियम है, तो दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। तो वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, और जब वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो दे गेट अ चार्ज ऑफ +1। सिमिलरली, group 2 metals they lose 2 electrons to get a charge of +2 because they have 2 electrons in their valence shell। और जो ग्रुप 3 मेटल्स हैं, दे लूज 3 electrons to get a charge of +3। सिमिलरली, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच में जितने भी मेटल्स हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं टू फॉर्म अ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन उनकी जो लूज करना होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे आयरन है, तो आयरन एटम इन सम कंपाउंड्स इट लूजेस 2 electrons, whereas in other compounds iron loses 3 electrons। तो वो हमें इस तरह से लिखा हुआ होता है, iron 2 या iron 3। If iron 2 is written, it means iron atom has lost 2 electrons and it has formed a charge of +2।
अगर Rn3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए एंड फॉर्मिंग अ चार्ज ऑफ +3। ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या करते हैं ऑन दी अदर हैंड, जैसे ग्रुप 5 का हमारे पास कोई नॉन मेटल है, ग्रुप 6 का है, ग्रुप 7 का है, they gain electron to achieve stability. Group 5 elements like nitrogen, it has 5 valence electrons. It needs 3 more electrons to get stable. तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, it gets a charge of -3. Similarly, group 6 elements, they gain 2 electrons to form a charge of -2, and group 7 elements, they gain 1 electron to form a charge of -1. तो मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब अगर मेरे पास सोडियम एटम है, तो सोडियम एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का लूज करेगा, तो इट विल बिकम सोडियम +1 आइन। सिमिलरली, द इलेक्ट्रॉन दैट हैज बीन लॉस्ट बाय sodium atom will be gained by some non-metal, which is chlorine in this case. What happens? Chlorine will gain this one electron to form a chloride negative ion, और ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो जो पॉजिटिवली चार्ज आइन होते हैं उस उनको हम कहते हैं कैटाइंस, एंड द नेगेटिवली चार्ज आइंस आर नोन एज एनाइंस। ठीक है। हसन, ग्रुप 4 जो है वो ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना वो गेन करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, और वो शेयरिंग की वजह से जो बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 1 टिल ग्रुप 3 एंड नॉन मेटल्स फ्रॉम ग्रुप 5 टिल ग्रुप 7। वी आर नॉट डिस्कसिंग ग्रुप 4 एलिमेंट। कहा कुछ करेंगे क्वेश्चंस, देखते हैं क्या किस हिसाब से स्पीड चलती है, क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा जी, होता क्या है, when a metallic atom loses electron it forms a positively charged ion, and then when a non-metallic atom gains that electron it forms a negatively charged ion. And as we know, the law of charges says that unlike charges attract each other, so this positively charged sodium ion and negatively charged chloride ions are attracted to each other because they have unlike charges. और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं अनलाइक चार्जेस की वजह से, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और वो जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। अब आयोनिक बॉन्डिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आइंस बन रहा है ना, आइंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बॉन्ड बना है वो इन बिटवीन आइंस बना है, दैट्स व्हाई दिस बॉन्डिंग इज नोन एज आयोनिक बॉन्डिंग। तो डेफिनेशन क्या बनती है आयोनिक बॉन्डिंग की, इट इज अ बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and formation of oppositely charged ions. It is a bond formed due to transfer of electrons and formation of oppositely charged ions. Oppositely charged मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, attracted to each other by electrostatic force of attraction। ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं ये चीजें, या आप लोगों के पास लिखी हुई है, या जिनके पास नहीं लिखी हुई तो वो इसके हैंडआउट से देख सकते हो। ठीक है, हैंडआउट ड्राइव पे अपलोडेड है। दो तरह के हैंडआउट्स अपलोडेड है चैप्टर्स के ज्यादातर, एक तो हमारा टाइप रिटन हैंडआउट है, और एक हमारे क्लास नोट्स हैं जो हमने जो अभी क्लास में पढ़ते वक्त लिखा होता है वो अपलोड किए हुए। यस, दिस इज द ओनली फोर्स इन आयनिक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बाकी बॉन्डिंग में भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो अनलाइक चार्जेस की ही वजह से होता है, उसको भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कहते हैं। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज आइन और नेगेटिवली चार्ज आइन के बीच में है, लाइक सोडियम आइन एंड क्लोराइड आइन इन दिस केस। कोवलेंट बॉन्डिंग में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस होता है, लेकिन वो जो चार्जेस होते हैं वो कैटाइन और एनाइन नहीं होते, वो अभी हम कोवलेंट बॉन्डिंग जब डिस्कस करते हैं तो वो देख लेंगे। मेटल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन वो जो अट्रैक्शन होती है वो बिटवीन कैटाइन और एनाइन नहीं होती, बल्कि मेटल पॉजिटिव आयन एंड सी और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। ठीक है, मूविंग ऑन। आयनिक बॉन्डिंग को हम लोग शो किस तरह से करते हैं, वी रिप्रेजेंट आयनिक बॉन्डिंग बाय डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। अब डॉट एंड क्रॉस डायग्राम में, अब जैसे अगर हमारे पास कोई आयनिक कंपाउंड गिवन है लाइक सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हाउ टू मेक द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप 1, ये जो हमने फॉर्मूला मेकिंग ऑफ आयनिक कंपाउंड्स पढ़ा हुआ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सोडियम इज फ्रॉम ग्रुप 1, इट गेट्स अ चार्ज ऑफ +1, क्योंकि वो ग्रुप 1 से है। ठीक है, अब मैं चार्ज कैसे डिसाइड करता हूँ? ग्रुप नंबर से। अब सोडियम मेटल ग्रुप 1 से है तो उस पर चार्ज आएगा +1। अगर कोई ग्रुप 2 का मेटल होगा तो चार्ज आएगा +2। अगर कोई ग्रुप 3 का मेटल होगा तो चार्ज आएगा +3। अगर कोई ग्रुप 5 का नॉन मेटल होगा तो चार्ज आएगा -3। ग्रुप 6 का कोई नॉन मेटल होगा तो चार्ज आएगा -2। ग्रुप 7 का कोई नॉन मेटल होगा तो चार्ज आएगा -1। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब क्लोराइड इज फ्रॉम क्लोरीन, राइट? क्लोरीन एटम जब आइन बनाता है तो दिस इज नोन एज क्लोराइड, जिसके आखिर में आईडीई आता है, एंड इट इज फ्रॉम ग्रुप 7। तो उस पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगा -1। द फर्स्ट स्टेप to make the formula of an ionic compound, it is that you have to simplify these charges. अब 1 और 1 को you cannot further simplify. Simplify means जैसे आप मैथ्स में simplest ratio निकालते हो वही करना है। अब 1 और 1 तो ऑलरेडी simplest फॉर्म में है ना, तो we do not have to do anything with it. हम क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ जो 1 लिखा हुआ है ना ऊपर, उसको सोडियम के साथ नीचे ले आते हैं सबस्क्रिप्ट में, एंड द 1 written over sodium comes under the subscript of chlorine. क्रॉस हो जाता है ये इस तरह से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? Na1Cl1। बट केमिकल फॉर्मूला लिखते वक्त हम लोग 1 नहीं लिखते। अगर 1 कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इट बाय डिफॉल्ट इट मींस 1। हम 1 कभी भी नहीं लिखते केमिकल फॉर्मूला में। तो द फॉर्मूला इज NaCl। नाउ फॉर NaCl we know that sodium atom has 11 electrons because its atomic number is 11, and its electronic structure or electronic configuration is 2,8,1. On the other hand, chlorine has 17 electrons. Its electronic configuration is 2,8,7. So जो सोडियम एटम है, in order to achieve stability, it loses 1 electron. देखो, अगर मैं सोडियम एटम को ड्रॉ करूंगा तो उसमें हमारे पास we have 3 shells, right? Shell 1, 2 and 3. First shell has 2 electrons. जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल के, हम ऊपर नीचे करके बनाते हैं। सेकंड शेल हैज 8 electrons, 1 2 3 4 5 6 7 8, and the last shell has 1 electron, which is the outermost shell. On the other hand, chlorine atom also has 3 shells: first shell, second shell and third shell. First shell of chlorine atom has 2 electrons, second shell 8 electrons. तो एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स आप डॉट से बनाते हो, तो इसलिए दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स आप क्रॉस से बनाओगे। अब होगा क्या, सोडियम एटम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल का जब लूज करेगा तो वो किसके पास चला जाएगा? क्लोरीन के पास। और जब वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाएगा तो सोडियम एटम जो है वो सोडियम आइन बन जाएगा, +1 आइन, एंड इट इज लेफ्ट विद 10 electrons only. Chlorine atom will gain this electron और वो क्लोराइड आइन बन जाएगा -1 चार्ज के साथ। तो सोडियम आइन हम कैसे बनाएंगे? सोडियम आइन में we have only 2 shells, first shell and second shell. Again, first shell has its 2 electrons, second shell has 8 electrons. इसके जो लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल जो था उसमें 1 इलेक्ट्रॉन था जो कि लूज हो गया। तो अब जब वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा तो फिर शेल भी नहीं रहा, शेल भी खत्म हो गया। तो सोडियम एटम पे जो चार्ज आ जाएगा सोडियम +1 आइन, हम ऐसे ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज रखते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन में 6, सॉरी सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। थैंक यू कॉला। अच्छा, क्लोरीन में क्लोरीन एटम के अपने सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैसे के वैसे ही हैं, बस फर्क क्या हुआ है कि इसके वैलेंस शेल में पहले से 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7, और एक इलेक्ट्रॉन जो डॉट से बना रहे हैं वो सोडियम से आया है, और इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है भाई। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन वेरिएबल चार्जेस होते हैं उनके। जैसे आयरन है वो कभी कभार 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, 3 भी करता है, तो आयरन 2 भी होता है, आयरन 3 पॉजिटिव आयन भी होता है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब ये +1 आएगा या कब +2 आएगा? तो हमें बताया जाएगा। क्या आयनिक मेटल से डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है? भाई इस तरह से तो नहीं आ सकती कि पूरी क्या है वो ओवरऑल बनाओ। हाँ, वो ये कह सकता है कि कोई ट्रांजिशन मेटल है हमारे पास और उसने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और अब जो उसका लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
तो उसके ऊपर हम बना सकते हैं। वैसे आई नहीं है ट्रांजिशन मेटल की कभी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कभी कभार ये डॉट एंड क्रॉस डायग्राम है, हमने जितना भी यहाँ पे बनाया है ना, इसमें से आपको एंड में सिर्फ ये बनाना होता है जो हमने एंड में बनाया है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही सेज वी जस्ट हैव टू शो द वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल्स ओनली। तो अगर मुझे सोडियम आयन का सिर्फ आउटर मोस्ट शेल शो करना है तो उसके पास तो फिर एक ही शेल शो करेंगे जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो सोडियम का सेकंड लास्ट शेल था हम बस वो शो करेंगे। आयन बनने के बाद जो लास्ट शेल है ना, और उसके इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं बस। तो मोस्टली ही सेज शो ओनली वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल। तो फिर हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम इसकी है इस तरह से बनाएंगे। और क्लोरीन का सिर्फ वैलेंस शेल शो करेंगे तो इसके लास्ट शेल में अपने खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्लोरीन सोडियम से गेन किया है, तो वो डॉट से दिखा देंगे। और उसके ऊपर जो चार्ज आएगा इट इज -1। आगे बढ़े। अच्छा चलो, एक काम करो जल्दी से, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाओ। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड शो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स ओनली। मतलब यू जस्ट हैव टू मेक द वैलेंस शेल, इनर शेल बनाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रियलाइज कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है भी या नहीं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि हमने आ रही क्या बात है कि जब मेटल्स बॉन्ड बनाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, तो मेटल्स कौन कौन से ग्रुप के हम इंक्लूड करते हैं आयनिक बॉन्डिंग के लिए? अगर कोई ग्रुप 1 का मेटल, ग्रुप 2 का मेटल, या ट्रांजिशन मेटल, या ग्रुप 3 का मेटल। इनफैक्ट ग्रुप 4 में भी 2 मेटल्स होते हैं हमारे पास, जो यूजुअली हम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं इनको, लेकिन वो मेटल्स होते हैं, इनका भी आयनिक कंपाउंड बनता है, लेकिन इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपसे नहीं बनवा रहा होता वो। ठीक है, लेकिन मेटल्स तो हैं ये। तो जब ये वाले ग्रुप के कोई एलिमेंट्स बॉन्ड बना रहे होते हैं ग्रुप 5 के किसी नॉन मेटल के साथ, ग्रुप 6 के किसी नॉन मेटल के साथ, या ग्रुप 7 के किसी नॉन मेटल के साथ, तो वो जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है। अब एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से है, और ऑक्सीजन ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन विच इज फ्रॉम ग्रुप 6। तो एक हमारा मेटेलिक ग्रुप से आ रहा है और दूसरा ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटेलिक ग्रुप से आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में वो आयनिक बॉन्ड होगा। एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से है, तो इट मीन्स उस पे जो चार्ज होगा वो 3 पॉजिटिव होता है। ऑक्साइड इज फ्रॉम ऑक्सीजन विच इज फ्रॉम ग्रुप 6, और ग्रुप 6 के एलिमेंट्स पे जो चार्ज होता है वो 2 नेगेटिव होता है। अब हम करते क्या है कि फॉर्मूला मेकिंग के लिए पहले 3 और 2 को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 3 and 2 कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बिकॉज देयर इज नो सच नंबर विच कैन डिवाइड 3 and 2 एट द सेम टाइम। मतलब 3 और 2 में कोई कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट फॉर 1। अगर 1 से आप डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 से डिवाइड करके देखने का कोई फायदा नहीं होता। तो एल्यूमिनियम का चार्ज 3 पॉजिटिव ही रहेगा और ऑक्सीजन का चार्ज 2 नेगेटिव ही रहेगा। फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज है इट विल कम अंडर द सबस्क्रिप्ट ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम पे जो चार्ज है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट शुड बी Al2NO3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दिस फॉर्मूला सजेस्ट दैट 2 एल्यूमिनियम आइन combines with 3 ऑक्साइड आइन। ठीक है, फॉर्मूले का मतलब ये होता है। ठीक है। अब एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का आप प्रोडिक्ट टेबल से देखोगे, एल्यूमिनियम हैज 13 इलेक्ट्रॉन्स। its electronic configuration should be 2,8,3, and oxygen atom has 8 electrons, so its electronic configuration is 2,6। एल्यूमिनियम एटम जब अपना वैलेंस शेल से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो Al3 पॉजिटिव आइन बनाएगा, राइट। एल्यूमिनियम आइन वुड बी 2,8, और ऑक्सीजन एटम कैन ओनली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 2,8 हो जाएगा और चार्ज 2 नेगेटिव आएगा। अच्छा, you do not have to worry about where the 1 electron goes। देखो, एल्यूमिनियम has to lose 3 electrons in order to achieve stability, but oxygen atom cannot gain more than 2 electrons। बेटा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होते ना वैलेंस शेल में, तो ऑक्सीजन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। अब डजेंट मैटर एल्यूमिनियम 3 लूज कर रहा है, ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वो एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया आपको उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब आप एल्यूमिनियम आइन जो बनाओगे
उसका वैलेंस शेल अगर सिर्फ दिखाना है तो आउटर मोस्ट शेल में एल्यूमिनियम आयन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप सिर्फ आउटर मोस्ट शेल दिखा दो अभी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करा है, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके अपने थे ऑक्सीजन के, जैसे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन हम क्रॉस से दिखा रहे हैं। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एल्यूमिनियम से आ रहे हैं, तो वो दो डॉट से दिखाएंगे। एल्यूमिनियम एटम ने जब इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वो एल्यूमिनियम आइन बना है, तो उस पे जो है हम चार्ज लगाएंगे 3 पॉजिटिव। तो उसको ब्रैकेट में इस तरह से लिख के वी विल राइट अ चार्ज ऑफ 3 पॉजिटिव ओवर इट। और ऑक्साइड आइन जो बना है ऑक्सीजन एटम से, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे हैं, तो ऑक्सीजन पे, ऑक्साइड आइन पे जो चार्ज आता है वो हमेशा 2 नेगेटिव आता है। अच्छा, अब फॉर्मूला में वी कैन सी वी हैव 2 एल्यूमिनियम आइन, तो एल्यूमिनियम आइन के साथ 2 लगाएंगे। और ऑक्साइड जो है वो फॉर्मूला में कितना है? 3 है ना, Al2O3 फॉर्मूला है। तो ऑक्साइड के साथ फिर हम 3 लगाएंगे, तब जाके ये इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पूरी होगी। और वो जो एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन था वो बेसिकली बैलेंस्ड हो गया है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करें, तो दूसरा एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड वन ऑक्सीजन एटम कैन ओनली गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल वी विल हैव हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? 3 ऑक्सीजन एटम्स। फॉर 2 एल्यूमिनियम आइन वी नीड 3 ऑक्साइड आइन्स। तो वो ये बात आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने फॉर्मूला सही बना लिया है Al2O3, तो फॉर्मूला ये बात आपको खुद ही बता देगा। बस आपने आइन के साथ जो एल्यूमिनियम का नंबर है 2, वो आपने 2 बाहर लिखना है, और जो ऑक्सीजन के साथ, ऑक्साइड के साथ 3 है, वो आपने 3 बाहर लिखना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? देखो, आयनिक बॉन्डिंग हमारे पास लिथियम ब्रोमाइड की भी आ सकती है। अब लिथियम ब्रोमाइड में अगर हम, लिथियम इज फ्रॉम ग्रुप 1 एंड ब्रोमाइड इज फ्रॉम ब्रोमीन विच इज फ्रॉम ग्रुप 7, तो ये मेटल और नॉन मेटल है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। फॉर्मूला कैसे देखेंगे? लिथियम ग्रुप 1 का है, चार्ज है +1। ब्रोमाइड इज फ्रॉम ग्रुप 7, चार्ज है -1। तो फॉर्मूला है LiBr। अच्छा, इसमें आपसे कह रहा है शो आउटर मोस्ट शेल ओनली, क्योंकि देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, दिस इज 2,1। लिथियम की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो, बट ब्रोमीन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 35, और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं बना सकते। रीजन? बिकॉज we are just supposed to make the electronic configuration of the first 20 elements of the periodic table। मतलब हमें हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना सकते हैं। कैल्शियम से ऊपर जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, जिन एलिमेंट्स का, या 22 है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ओ लेवल में नहीं बना सकते। तो मैं ब्रोमीन की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम कैसे बनाऊं? तो देखो, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने के लिए अगर आपसे कहा जाता है कि शो ओनली आउटर मोस्ट शेल, तो आउटर मोस्ट शेल शो करने के लिए आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मालूम होना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ब्रोमीन के लास्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और वो कैसे पता चलेगा? फ्रॉम इट्स ग्रुप नंबर। ब्रोमीन का ग्रुप नंबर होता है 7। अब ब्रोमीन अगर ग्रुप 7 में है तो इट मींस उसके जो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 7। दैट्स इट। तो ग्रुप नंबर देख के हम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। और ब्रोमीन ग्रुप 7 का है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ब्रोमीन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा उसके पास? वो इलेक्ट्रॉन आएगा लिथियम से, क्योंकि लिथियम का जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, जो कि वो लूज कर देगा। और जब वो लूज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ब्रोमीन के पास। और लिथियम एटम जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम एटम का जो वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल है वो भी खत्म हो जाएगा, और लिथियम आइन बन जाएगा। और लिथियम आइन के पास सिर्फ एक ही शेल रह जाएगा जिसमें उसके अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। और लिथियम उन एलिमेंट्स में से है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही बैलेंस, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ही स्टेबल हो जाता है। हमने देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं दे नीड 8 इलेक्ट्रॉन्स टू कम गेट स्टेबल, एंड सम एलिमेंट्स दे गेट स्टेबल विद 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और वो एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं होते, वो सिर्फ हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, एंड सम
times boron. Rest of the other elements of the periodic table, they all need 8 electrons to get stable. अब लिथियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया वो ब्रोमीन ने गेन कर लिया, लिथियम बन गया +1 आइन because it has lost 1 electron, and bromine atom on the other hand, it gains 1 electron from the lithium atom. On gaining 1 electron, it will get a charge of -1. The formula of lithium bromide is LiBr. लिथियम भी 1 है इसमें और ब्रोमाइड आयन भी 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है इनके बाहर. अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इट मींस के वो 1 है. तो दिस इज द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ लिथियम ब्रोमाइड. अच्छा जी, आप खुद से कौन सी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम प्रैक्टिस करोगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और एक प्रैक्टिस करना कैल्शियम आयोडाइड की. शो ओनली वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल. रिसेंटली क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं इसके, देखो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के क्वेश्चंस जो है ना किस तरह से आ रहे हैं. देखो अभी हमने एक डॉट एंड क्रॉस डायग्राम देखते हैं कैल्शियम फ्लोराइड. अब कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला हम किस तरह से बनाएंगे? कैल्शियम एज अ चार्ज ऑफ 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन एटम इज फ्रॉम ग्रुप 7, इट गेट्स अ चार्ज ऑफ -1. तो ये फॉर्मूला बनता है, वो बनता है CaF2. अच्छा, कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 20 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन हमें ये पता है ग्रुप 2 से है तो वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स. और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज आएगा +2, और उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे. अच्छा, फ्लोरीन एटम ग्रुप 7 से है, उसके एटॉमिक नंबर 9 होता है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब देखो 2 फ्लोरीन एटम है ना हमारे पास, CaF2 का क्या मतलब है? फॉर ईच कैल्शियम आइन वी नीड 2 फ्लोराइड आइन. तो अब रिसेंटली क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं कि वो फ्लोरीन के 2 लिखने के बजाय फ्लोरीन के बाहर अगर हम 2 फ्लोरीन आइन अलग अलग बना दें तो वो भी एक्सेप्टेबल है. आपको वो भी समझ आनी चाहिए, लेकिन अगर आपको खुद से बनाने के लिए कहता है तो आप एक फ्लोरीन बना के बाहर 2 लिख दोगे, वो भी ठीक है. तो एक क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो टेस्ट में भी आपने देखा होगा, जो बच्चे गलत भी कर रहे हैं, उसमें वो इस तरह से इनकम्प्लीट डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बना के छोड़ रहा है, और वो कह रहा है कि चार्जेस लिखो दोनों के और इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करो. ठीक है, इट इज अराउंड 3 मार्क्स. तो आपको अगर डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाना आती है तो यू शुड नो दैट कैल्शियम एटम आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, तो जो उसका सेकंड लास्ट शेल है वो उसका आउटर शेल बन गया. तो उसके आउटर शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. और उस पे जो चार्ज की वैल्यू आएगी, बिकॉज इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट शुड बी +2, राइट. फ्लोरीन एटम ऑन द अदर हैंड हैज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अपने खुद के इलेक्ट्रॉन 7 थे, तो दोनों फ्लोरीन एटम में वैलेंस शेल में आप 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाओगे. और फ्लोरीन एटम जो है वो दोनों फ्लोरीन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. देखो कैल्शियम एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, और उन 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एक इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन एटम के पास. सही है. -1 को 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस आप माइनस भी लिख के छोड़ दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो 1 ही -1 ही कहलाता है. देखो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ जरा, एक सेकंड दो, निकाल के दिखा देता हूँ. 2 फ्लोरीन क्यों बनाए हैं? देखो फॉर्मूला में वी हैव 2 फ्लोराइड आइन ना, CaF2 है. देखो ये ही डायग्राम हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि मैं एक कैल्शियम आइन बनाऊं और इसके साथ एक फ्लोराइड आइन बना दूं. और एक फ्लोराइड आइन बेसिकली वो एक फ्लोराइड आइन एक नहीं है, बनाने तो मुझे 2 ही थे, लेकिन मैंने क्या करा, एक बना के उसके बाहर जो है ना वो 2 लिख दिया. मतलब ऐसे 2 हैं. ठीक है, जो फॉर्मूला है CaF2, इसको देख के मैंने डिसाइड किया इसमें कैल्शियम 1 है, तो कैल्शियम के बाहर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, और फ्लोरीन से पहले मैंने 2 लिख दिया. तो अगर हम 2 अलग अलग बना दें वो भी ठीक है, और अगर
दो एक बना के उसके बाहर टू लिख दें, मतलब ऐसे दो हैं, तो वो भी ठीक है। आपको दोनों तरह आना चाहिए, क्योंकि वो खुद बनी बनाई देता है, तो उसने दो अलग अलग बना दिए। कभी कभार वो एक बना के बाहर टू भी लिख सकता है। अगर वो आपसे कहता है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम, तो इट्स अप टू यू कि आपने अलग अलग बनाने हैं दो, या आप दो एक ही बना के बाहर टू लिख दो। बिल्कुल यही काम एल्यूमिनियम ऑक्साइड में भी हो सकता था। अब इमेजिन यू हैड टू ड्रॉ टू एल्यूमिनियम आयन एंड थ्री ऑक्साइड आयन, तो दैट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर वो कह देता है कि शो ऑल दी आइंस, तो फिर आपको दिखाने भी पड़ेंगे। तो चीजें आपको दोनों समझ आनी चाहिए। चलें आगे। अच्छा जी, अब देखो आयनिक कंपाउंड जो बनता है, अब हम तो सिर्फ एक कैटाइन और एक एनाइन को कंसिडर कर रहे हैं ना। जैसे सोडियम क्लोराइड में हमने देखा सोडियम आइन क्लोराइड आइन, कैल्शियम फ्लोराइड में हमने देखा कैल्शियम आइंस एंड फ्लोराइड आइंस, टू फ्लोराइड आइंस एंड वन कैल्शियम आइन। तो क्या पूरे आयनिक कंपाउंड में सिर्फ एक ही सोडियम आइन या एक ही क्लोराइड आइन होगा, या दो, एक कैल्शियम आइन और दो फ्लोराइड आइन होंगे? तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। ये होता क्या है कि बहुत सारे कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिवली चार्ज आइन और नेगेटिवली चार्ज आइन, वो एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिवली अरेंज हो जाते हैं। मतलब एक पॉजिटिव है तो उसके बराबर में एक नेगेटिव आ जाता है, फिर एक पॉजिटिव आ जाता है, और फिर एक नेगेटिव आ जाता है। इसी तरह ये पूरी रेगुलरली अरेंज लैटिस बन जाता है। देखो केमिस्ट्री में जहां भी वर्ड आपके पास लैटिस होगा, तो लैटिस मींस रेगुलर अरेंजमेंट। आयनिक कंपाउंड फॉर्म्स अ रेगुलर लैटिस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आयोनिक लैटिस। और इसकी डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आती है, लेकिन आपको देख के पहचानना जरूर है कि आयनिक लैटिस सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ। एक मिनट, इसकी डायग्राम देख लेते हैं जरा ना। दिस हाउ दिस इज हियर योर आयनिक लैटिस। इसमें हमारे पास देखो एक पॉजिटिव आइन है, उसके बराबर में नेगेटिव आइन है, फिर पॉजिटिव आइन है, फिर नेगेटिव आइन है। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली अरेंज है, पॉजिटिव के आगे भी नेगेटिव है, पीछे भी नेगेटिव है, राइट पे भी नेगेटिव है, लेफ्ट पे भी नेगेटिव है। तो देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। तो ये सिर्फ एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन, या एक मैग्नीशियम आयन या एक ऑक्साइड आयन ही होगा। देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस ऑल्टरनेटिवली अरेंज इन द फॉर्म ऑफ आयनिक लैटिस। इस आयनिक लैटिस को हम अक्सर जाइंट आयोनिक लैटिस भी कहते हैं, और जाइंट कहने का मकसद यही होता है कि क्योंकि इसमें बहुत सारे कैटाइन और एनाइन ऑल्टरनेटिवली अरेंज हुए हुए होते हैं। अब ये वाली जो डायग्राम लेफ्ट पे बनी हुई है, ऐसी डायग्राम तो आपको क्वेश्चंस में बनी हुई नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, आई भी है। लेकिन यूजुअली ये जो राइट पे बनाया हुआ लैटिस, जो स्केमेटिक व्यू है इसका, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा। अब इसमें क्या है कि नेगेटिव आइन जो है उसके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे आगे पीछे पॉजिटिव आइन होना चाहिए, और पॉजिटिव आइन के आगे पीछे ऊपर नीचे नेगेटिव आइन होना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। अगर देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने होगा तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगा, वो तो रिपेल कर देगा। और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने होगा तो वो भी रिपेल कर देगा। जैसे इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है, विच डायग्राम करेक्टली शोज द अरेंजमेंट ऑफ द आइंस इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड। अब ऑप्शन बी में देखो, एक सोडियम आइन प्लस वन आइन और दूसरा सोडियम प्लस वन आइन एक दूसरे के आमने सामने है। तो इट मींस कि ये आयनिक लैटिस गलत बना हुआ है। और क्यों गलत बना हुआ है? क्योंकि कैटाइन कैटाइन या पॉजिटिव आइन एक दूसरे को फेस नहीं कर सकता, वरना फिर आयनिक लैटिस इंटैक्ट ही नहीं रहेगा, वो तो रिपेल करके अलग अलग हो जाएगा। इसी तरह सी में भी देखो यही प्रॉब्लम है, सोडियम आइन आमने सामने है, क्लोराइड आइन आमने सामने है। डी में भी यही प्रॉब्लम है, नेगेटिव आइन पॉजिटिव आइन फेस टू फेस है, जो कि पॉसिबल नहीं। ऑप्शन ए में इफ यू सी अ पॉजिटिव आइन, इट इज सराउंडेड बाय नेगेटिव आइंस एवरीवेयर, राइट? दिस आयनिक लैटिस इज करेक्ट। इसी तरह अगर किसी एक नेगेटिव आइन को देखो, तो उसके राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर जगह पे पॉजिटिव आइन होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स क्या होती हैं? देखो आयनिक बॉन्डिंग पढ़ी है, उसका हमने देखा आयनिक कंपाउंड बनता है, और आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आयनिक लैटिस है। ठीक है, हमने जो बॉन्डिंग देखी उसका नाम था आयोनिक बॉन्डिंग। जिस बॉन्डिंग इज आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग से जो कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं आयोनिक लैटिस। दिस इज द स्ट्रक्चर।
और स्ट्रक्चर की वजह से देखो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड्स द मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि आयनिक कंपाउंड्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो ऑफकोर्स बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है। और रीजन क्या होता है इसका? देखो मेल्टिंग इज अ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं अगर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल अट्रैक्ट हुए हुए हैं तो वो मूव नहीं करेंगे, मतलब दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर फिक्स पोजीशन। बट हाउ एवर इफ यू वांट टू मेल्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड स्टेट, पार्टिकल शुड बी एबल टू मूव अबाउट ईच अदर। मतलब पार्टिकल का आगे पीछे होना जरूरी है और उसके लिए उनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसका टूटना जरूरी है। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक द बॉन्ड यू नीड टू सप्लाई हीट एनर्जी। हीट करके करते हैं ना मेल्टिंग। लेकिन अगर आपके पास एक बॉन्ड होता तो चलो समझ आता, उसको तोड़ना आसान है। लेकिन यहाँ पे जो देखो देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स ना। अगर मैं किसी एक कैटाइन और एक एनाइन को भी मूव करवाना चाह रहा हूँ तो उसके पीछे भी एक एनाइन अट्रैक्ट हुआ हुआ है, उसके आगे भी हुआ हुआ है, राइट पे भी हुआ हुआ है, लेफ्ट पे भी हुआ हुआ है, नीचे भी हुआ हुआ है। इतने सारे बॉन्ड तोड़ने के बाद मुझे दूसरे एनाइन को मूव कराने के लिए इतने ही बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। दैट्स व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग लाइक हल्क। The ionic compounds have giant ionic lattice, so huge amount of energy is required to break many strong electrostatic forces of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की जगह आप वर्ड आयनिक बॉन्ड भी याद कर सकते हो। ठीक है। यह सरीज 1 आवर क्लास है। इसके बाद अगले संडे पर हम एक नेक्स्ट रिवीजन सेशन रखेंगे या बीच में रख लेंगे। आयनिक बॉन्डिंग तो हम खत्म करें ना, कोवेलेंट है और मेटालिक है वो एक ही क्लास में हो जाएगी। थोड़ा सा लेट टाइम था इसलिए 1 आवर की, अदरवाइज वी कैन गो फॉर 2 आवर्स तो एक ही साथ हो जाता। तो अभी एक रिवीजन प्लान जो है ना वो एक बिल्कुल प्रॉपर रिवीजन प्लान बना के मैं शेयर करूंगा, फिर उसके साथ हम रिवीजन करेंगे। ठीक है। और आई नो के मोल्स में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मोल्स का हम रिवीजन करेंगे। जिनका कल पेपर है उनको नीड है आयनिक बॉन्डिंग पढ़ने की तो वो रुक सकते हैं, आफ्टर 1 आवर मैं पढ़ा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा। तो अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की क्या होती है? देखो आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का मतलब ये होता है कि देयर आर सब्सटेंस मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स आपने क्या याद रखना होता है? आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। और उसका रीजन क्या होता है? बिकॉज आयंस आर फिक्स्ड और नॉट फ्री टू मूव। या आप ये भी लिख सकते हो नो फ्री आयंस। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन और aqueous state. And why is that so? Because they have free ions. तो ये दो प्रॉपर्टीज है जो कि यूजुअली पूछी जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट की और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन की। मोल्टेन स्टेट क्या होती है? जब आप आयनिक कंपाउंड को हीट करके मेल्ट करके लिक्विड बना देते हो। और एक्वा स्टेट क्या होती है? जब आप आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हो। आइंस की जगह बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं लिख सकते। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लिखोगे मेटल्स और ग्रेफाइट में। भाई मेटल्स संजय बिल्कुल नहीं। मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में लिखोगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, और या ग्रेफाइट में लिख सकते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है।
फ्री आयंस कैसे होंगे? जब आयनिक कंपाउंड को आप हीट करोगे, आयनिक बॉन्ड तोड़ दोगे, तो क्या होगा? आयन जो है दे कैन मूव अबाउट ईच अदर, इसलिए वो फ्री हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन और आयंस का ये डिफरेंस होता है, जैसे एटम से जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो वो आयन बनाता है। जैसे क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाएगा, सोडियम एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम आयन बनाएगा। अब अगर ये आयंस फिक्स है अपनी जगह पे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर ये आयन समहाउ इफ दे आर मूविंग ड्यू टू मोल्टेन स्टेट और एक्वा स्टेट, देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, और अगर वो लूज इलेक्ट्रॉन मूव हो सकता है विद इन अ लैटिस स्ट्रक्चर। जैसे मेटल्स में हमारे पास बहुत सारे सोडियम एटम जो होते हैं, वो क्या होता है कि उनके जो वैलेंस शेल होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल के डीलोकलाइज्ड हो जाता है, मतलब अपने आउटर शेल से निकल के बीच में आ जाता है, ठीक है, मेटालिक लैटिस में। जिसकी वजह से अगर आप बैटरी लगाते हो सोडियम के अक्रॉस, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बैटरी से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लैटिस के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आगे भेज देंगे। ठीक है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे होते हैं सिर्फ। और आयनिक कंपाउंड मोल्टेन और एक्वा स्टेट में ये आयंस मूव हो रहे होते हैं। नहीं संजय, आयनिक कंपाउंड में आप फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो, फ्री आयंस लिखो। सही है। अच्छा, अब जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, जिन लोगों का कल कोई एग्जाम आ रहा है और उनको बॉन्डिंग में कुछ स्पेसिफिकली कुछ पढ़ना है, तो वो लोग रुक जाएं। अब देखो, मैं रिवीजन प्लान जो है ना एक बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पहले से ना, पूरे मंथ का, कि किस डेज पे किस टाइमिंग पे कौन से टॉपिक का रिवीजन होगा। और रिवीजन कराने से पहले आई थिंक मैं एक आपको वर्कशीट दूंगा, पहले आप वो वर्कशीट सॉल्व करोगे, और उसके बाद जो है वो आप क्या कहते हैं, फिर क्लास लोगे, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, और जिनका कल कोई एग्जाम है तो वो मुझे बता दें क्या क्या अभी उनको देखना है, और तो हम देख लेते हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग और मेटालिक का ओवरव्यू बिल्कुल कर लेते हैं। देखो, कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्डिंग में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था, और कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। आयनिक बॉन्डिंग होती है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और कोवलेंट बॉन्डिंग होती है बिटवीन नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन से ग्रुप के? ग्रुप 4 का कोई एलिमेंट हो, ग्रुप 5 का हो, ग्रुप 6 का हो, ग्रुप 7 हो, या फिर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी देखो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो भी शेयरिंग करता है जब वो किसी और एलिमेंट के एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। अब कोवलेंट बॉन्डिंग में जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं, उनके वैलेंस शेल में हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होते हैं। जैसे कार्बन है तो उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको रिक्वायर्ड है, तो वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयरिंग पे लगाता है, बदले में 4 इलेक्ट्रॉन्स और मिलते हैं उसको। तो ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपने इनकी टोटल कौन से ग्रुप के एलिमेंट कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वो आपको याद रखना होता है। जैसे अगर हम बॉन्डिंग करें ना हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन एटम को एक कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है। और क्लोरीन एटम को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसके वैलेंस शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा देता है। और हाइड्रोजन उसके पास होता ही एक इलेक्ट्रॉन है, और एक शेयरिंग पे लगाता है, जिसकी वजह से इन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाता है। और ये जो इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाया हुआ है, ये इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स जिसकी वजह से बॉन्ड बना है उसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो बाकी किसी भी बॉन्डेड एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ग्रुप 4 के एलिमेंट्स दे मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ग्रुप 5 एलिमेंट्स दे ऑलरेडी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे नीड 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स, so they make only 3 covalent bond। क्या याद रखोगे? ग्रुप 4 के एलिमेंट्स दे मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स,
Group 5 elements, they make 3 covalent bonds. Group 6 elements, they make 2 covalent bonds. अब 2 covalent bonds बनाने का मतलब they use 2 of their electrons for sharing. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग पे लगाएगा वो. ग्रुप 7 एलिमेंट दे मेक ओनली 1 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे. और हाइड्रोजन भी जो है वो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो वो भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. ठीक है माहिरा, आपका क्वेश्चन है CF Cl3 कैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा. देखो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन, फ्लोरीन एंड 3 क्लोरीन. अब कार्बन जो है बेटा वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि वो ग्रुप 4 का है. क्लोरीन जो है वो ग्रुप 7 का है तो वो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. फ्लोरीन भी जो है वो ग्रुप 7 का है तो वो भी 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा. अब इस फॉर्मूला में वी हैव 1 कार्बन एटम, तो मैंने एक कार्बन एटम लिख दिया. ठीक है, अब इसने 4 बॉन्ड बनाने हैं. कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है. अब ये 4 बॉन्ड बनाएगा. क्लोरीन तो एक ही बना सकता है ना, तो क्लोरीन, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया इसने और एक फ्लोरीन के साथ बना लिया. क्योंकि फ्लोरीन एटम कैन ओनली मेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड, क्लोरीन एटम कैन आल्सो मेक 1 कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि इनके बैलेंस शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, सो दे विल ओनली शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, कार्बन के तो 2 बॉन्ड पूरे हो रहे हैं. ये जो 2 डंडियां हैं ये शो कर रही है 2 बॉन्ड है. लेकिन अभी हमने पूरा फॉर्मूला भी तो नहीं बनाया. उसमें एक कार्बन है, एक फ्लोरीन है और क्लोरीन टोटल 3 है. हमने तो एक ही बनाया अभी. तो आप बाकी के 2 क्लोरीन इसी कार्बन के साथ लगाओगे क्योंकि कार्बन कैन मेक टोटल ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स. अब कार्बन के साथ 4 डंडियां हो गई. अब कार्बन जब एक बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा. एक बॉन्ड बनाने के लिए हर बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाता है. दूसरे बॉन्ड के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे, तीसरे बॉन्ड के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा. इसी तरह फ्लोरीन एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाएगा, बाकी उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे क्योंकि 7 होते हैं ना टोटल. तो एक तो शेयरिंग पे लगा दिया, एक जो है वो एज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है जो कार्बन के साथ लगाया हुआ उसने. कार्बन के इलेक्ट्रॉन मैंने डॉट से दिखाए तो फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस से दिखा दिए. अब मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दोनों के क्रॉस से दिखाऊंगा. ऐसा नहीं है कि मैं कोई थर्ड सिंबल इंट्रोड्यूस करवा दूं 3 एटम के लिए. अच्छा, बॉन्डिंग आप किस तरह से बना सकते हो. एक तो आपके पास ये मेथड है जो हमने डंडियां लगा के बनाया है. एक है कि आप शेल बनाते हो. अब कार्बन का जब आप एक शेल बनाओगे तो बैलेंस शेल बनाओगे बस. फ्लोरीन के एक शेल बनाओगे और कार्बन के साथ ओवरलैप कर दोगे. और टोटल ऐसे 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन एक साथ बनाओगे लाइक दिस. बीच में आप सिंबल लिख दो एलिमेंट का ताकि पता लग जाए क्लोरीन कौन है, फ्लोरीन कौन है, कार्बन कौन है. और ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इसमें आप शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे. जैसे कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से दिखाने, फ्लोरीन के जो है आपने क्रॉस से दिखाने. तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन आपने क्रॉस से दिखाए, क्लोरीन के भी क्रॉस से दिखाए, दोनों के 7 होते हैं और एक शेयरिंग पे लगा दिया है उसने. वी हैव 1 फ्लोरीन एटम एंड 3 क्लोरीन एटम्स. और ये हम खुद डिसाइड नहीं कर रहे, ये हमें फॉर्मूला बता रहा है. जो आपने मुझे फॉर्मूला लिख के दिया वो CFCl3 था ना. इट मींस 1 कार्बन, 1 फ्लोरीन एंड 3 क्लोरीन. तो ये हमने खुद से डिसाइड नहीं किया, ये फॉर्मूला को देख के हमने डिसाइड किया. क्लियर है. इसकी बॉन्डिंग आ सकती है, बिल्कुल आती है ऐसी बॉन्डिंग. और क्या है बताओ. अच्छा देखो, मेटालिक बॉन्डिंग तो सबसे आसान तो मेटालिक बॉन्डिंग ही है. चाहे कोई भी मेटल हो, मेटालिक बॉन्डिंग एक जैसी बनती है. चाहे सोडियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे आयरन हो. तो मेटालिक बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या होती है. इन अ मेटालिक बॉन्डिंग वी हैव अ मेटालिक लैटिस विद रेगुलरली अरेंज्ड मेटल पॉजिटिव आयन लेयर्स. आप कोई भी मेटल है ना उसके इस तरह से मेटालिक एटम बनाओगे लेयर्स में, रेगुलरली अरेंज्ड. एटलीस्ट 3 लेयर बना दो ऐसे. और इनके बीच में न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बनाओगे. और ये हर एटम का जो वैलेंस शेल है उसमें
जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो निकल के इनके शेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाते हैं तो हम इसको इस तरह से थोड़ा सा हैपहैज़र्ड मैनर में बना देते हैं और इनको हम कहते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो बीच में मेटेलिक एटम है इनको हम कहते हैं मेटल। अब ये इनके इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए इनके शेल से तो इनको हम कहते हैं मेटल पॉजिटिव आइंस। और जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाए इनको हम कहते हैं सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल की मेटेलिक बॉन्डिंग आ जाए आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, चाहे ये कैल्शियम का लिखे वो तो भी आपने यही बनाना है, मैग्नीशियम का लिखे तो भी आपने यही बनाना है, एल्यूमिनियम का लिखे तो भी आपने यही बनाना है, आयरन का लिखे तो भी आपने यही बनाना है। तो ऐसे ऐसे मेटेलिक बॉन्डिंग में होता है। ठीक है, आयनिक और कोवलेंट अलग अलग बनानी है लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग सबकी सिमिलर है। ठीक है अनाया। और जाइंट लैटिस देखो, आयनिक कंपाउंड हमारे पास कितने टोटल जाइंट सिस्टम है। जाइंट लैटिस हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स का भी होता है और मेटल्स का भी होता है। इसके अलावा हमारे पास जाइंट स्ट्रक्चर जो होते हैं ना वो कोवलेंट में भी होता है। कोवलेंट सारे जाइंट स्ट्रक्चर्स नहीं होते, सिंपल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जो जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोवलेंट में डायमंड है, ग्रेफाइट है और सिलिका है, बस ये तीन है। मेटल्स में भी जो लैटिस हमने ऊपर बनाया है ना ये जाइंट मेटालिक लैटिस ही कहलाता है। दिस इज नोन एज जाइंट मेटालिक लैटिस। आप इसको मेटालिक लैटिस भी लिख सकते हो, जाइंट मेटालिक लैटिस भी लिख सकते हो। जाइंट क्यों? क्योंकि लार्ज नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स है ना, बहुत सारे मेटल पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत सारे मेटालिक बॉन्ड बने हुए हैं इसमें। बिल्कुल याद करना होता है। डायमंड और ग्रेफाइट में क्या पूछना है? जाइंट स्ट्रक्चर्स हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं जाइंट स्ट्रक्चर के, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक मैनी कोवलेंट बॉन्ड्स। सेकेंडली, डायमंड में टेट्राहेड्रल शेप होता है, डायमंड इज हार्ड एंड ब्रिटल। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स। और जो शेप होता है वो देख के पहचानना आना चाहिए आपको। तो मतलब मोस्टली इसमें चीजें याद करने वाली है डायमंड ग्रेफाइट में। प्रॉपर्टीज मैं दिखा देता हूँ आपको सारी। लिख लिया अनाया? देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डायमंड। ईच कार्बन एटम in diamond is bonded to four other carbon atoms. डायमंड डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों शेयरिंग पे लगाए हुए हैं उसने। ठीक है। और टेट्राहेड्रल शेप है, लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। प्रॉपर्टीज डायमंड की, हाई मेल्टिंग पॉइंट है बिकॉज ऑफ लार्ज नेटवर्क ऑफ कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऑब्वियसली जब लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं तो यू नीड टू सप्लाई ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। Diamond does not have any free electrons, so it does not conduct electricity, and diamond is hard and brittle. मानू बेटा अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेज देना, मैं ऐड करवा दूंगा। डायमंड के यूजेस एज अ ज्वेलरी एंड फॉर कटिंग एंड ड्रिलिंग पर्पसेस। जी अनाया, आप भेज दो मुझे क्वेश्चंस, व्हाट्सएप कर दो। ग्रेफाइट में क्या होता है? ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन ने सिर्फ 3 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, जिसकी वजह से ईच कार्बन एटम हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बिकॉज इट हैज वन फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड ग्रेफाइट आल्सो हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू लार्ज नेटवर्क ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। और जो ग्रेफाइट की लेयर्स होती है ना उनके बीच में, जैसे ये ऊपर एक हेक्सागोनल लेयर बन गई है, ये ऊपर राइट पे स्ट्रक्चर देखो,
तीन तीन 6 कार्बन एटम मिलके ना एक इस तरह की लेयर बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल रिंग। और ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं, एक पूरी लेयर बना लेते हैं। लेकिन ये जो लेयर्स है ना, ये लेयर्स आपस में तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जो नीचे वाली लेयर होगी और ऊपर वाली जो लेयर है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं हुई हुई है, जिसकी वजह से उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स या वीक वैन डर वाल्स फोर्स है। जब भी हम ग्रेफाइट, जो आपकी पेंसिल है, पेंसिल लेड ग्रेफाइट का होता है ना, उस पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लेयर जो है ना, वो स्लाइड होके आगे चली जाती है। और जब एक ऊपर वाली लेयर स्लाइड होके आगे जाएगी तो इट मीन्स कि वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। जब आप पेंसिल को प्रेस करते हो तो क्या होता है, लेयर स्लाइड होके आगे जाती है तो वो ग्रेफाइट निकल के पेपर पे आ जाता है। ठीक है। मेटेलिक बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। मेटल पॉजिटिव आइन और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। वो इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं है, उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहेंगे। आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स है वो आयनिक बॉन्ड है। और जाइंट कोवलेंट में जो बॉन्डिंग हुई हुई है वो कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ग्रेफाइट की जो लेयर्स है उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, बल्कि वीक वेंडर वॉल फोर्स है। वी वेंडर, वेंडर इज फ्रॉम वी। ठीक है, दैट्स इट। मैक्रोमोलिक्यूल्स इन्हीं को कहते हैं ना यार, जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर्स को, डायमंड ग्रेफाइट को। कोवलेंट बॉन्डिंग में हम क्या बात कर रहे हैं, देखो, जब कोई दो नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम के वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब वाटर में वी हैव वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम्स, अब दोनों नॉन मेटल हैं। मतलब अगर कोई ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 या ग्रुप 7 का एलिमेंट या हाइड्रोजन, ये लोग जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वो कोवलेंट होगा। ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6 का है, और हमने ये देखा कि ऑक्सीजन को अगर स्टेबल होना है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा, लेकिन कब गेन करेगा, जब कोई मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लेकिन अभी तो ऑक्सीजन बॉन्डेड है हाइड्रोजन के साथ, अब हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा ना, वो तो खुद नॉन मेटल है। तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। मतलब ऑक्सीजन एटम, उसके पास आउटर मोस्ट शेल में अपने ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो कहता है कि उसको दो और चाहिए, तो वो दो इलेक्ट्रॉन अपने शेयरिंग करता है ताकि बदले में दो और मिले उसको थोड़ी देर के लिए। जैसे ग्रुप 4 के एलिमेंट 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगाते हैं तो वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलरली ग्रुप 5 के एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन अपनी शेयरिंग पे लगाते हैं तो वो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 6 के 2 बनाते हैं, ग्रुप 7 का 1 बनाते हैं। और हाइड्रोजन हमेशा अपना, उसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक शेयरिंग पे लगाते हैं और वो एक बॉन्ड बनाते हैं। अब जो ऑक्सीजन है उसने 2 बॉन्ड बनाने हैं, लेकिन उसके साथ 2 हाइड्रोजन जो लगे हुए हैं, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है ना, तो इसलिए ऑक्सीजन के साथ फिर 2 हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं। और दोनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना है। तो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड राइट वाले हाइड्रोजन के साथ बना लेगा, एक लेफ्ट वाले के साथ बना लेगा, और दोनों बॉन्ड बनाने के लिए वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे लगा लेगा। तो ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए। उसके वैलेंस शेल में बाकी 4 इलेक्ट्रॉन्स और हैं, वो भी हमें शो करने होंगे क्योंकि टोटल 6 होते हैं ना, तो वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन शो करने होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो उसने शेयरिंग पे लगा दिया। ठीक है। हो गया। ओके, चलो, गुड लक फॉर योर एग्जाम टुमारो, जा सकते हो अभी आप लोग। अल्लाह हाफिज।